सत्ता के गलियारों की हलचल, कानाफूसी और गपशप पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। नेता जब ताकत में होते हैं तो वो मनमाना बयान देते हैं, वो अनाप शनाप बयान भी दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सत्ता की ताकत उनके साथ है। वो मिनिस्टर हैं, वो एमएलए हैं, एमपी हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर वही विपक्ष में होते तो उन्हें जेल जाना पड़ जाता। आज बात उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे ही बड़बोले मंत्री की, जो बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं लेकिन सहयोगी दल हैं, संजय कुमार निषाद। संजय कुमार निषाद आजकल अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए कभी दिल्ली में सम्मेलन करते हैं तो कभी गोरखपुर में, कभी बलिया में, लेकिन वो कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जो बहुत सारे दूसरे समाज के लोगों को काफ़ी आहत करती है। और इस बार तो उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोगों के मामले पर उंगली उठाई है। बात बलिया जिले की है, जहां पर संजय निषाद की पार्टी का एक सम्मेलन था और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों को दांत खट्टे करने वाले बलिया के उन तमाम शहीद लोगों के बारे में उन्हें दलाल करार दे दिया है। वहां पर उन्होंने बलिया के लोगों को कहा कि वो अंग्रेजों के दलाल थे और अंग्रेजों की दलाली आज भी चली आ रही वही प्रथा अभी भी बलिया में कायम है और इसीलिए बलिया बर्बाद है। मंत्री के इस बयान से बलिया के लोग काफ़ी नाराज हैं। हालांकि इसकी चारों ओर आलोचना हुई, लेकिन सरकार में या बीजेपी की ओर से कोई नाराजगी प्रकट नहीं की गई। आप सभी लोग जानते हैं कि बलिया देश की आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण जिला रहा है, जिसको लोग बागी बलिया के तौर पर चर्चित करते हैं और कहते हैं, उदाहरण देते हैं। मंगल पांडे, चित्तू पांडे जैसे तमाम अमर शहीदों की जो कृतज्ञता जिनके लिए हम जताते हैं, उनके बारे में मंत्री द्वारा ऐसा शब्द कहना पूरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शहादत का, बलिदान का, त्याग का एक तरह से अपमान है। बलिया ने देश को आज़ादी दिलाई, साथ ही प्रधानमंत्री भी दिया है चंद्रशेखर सिंह के रूप में। कांग्रेस पार्टी ने मंत्री के द्वारा महापुरुषों का अपमान करने पर राज्यपाल से मांग की है कि संजय निषाद को बर्खास्त कर दिया जाए। करणी सेना ने महापुरुषों के इस अपमान पर मंत्री के ऊपर 5,51,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और आता है कि ये जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, जो किसी बड़े दल के सहारे कभी सत्ता में भागीदारी करते हैं, कभी किनारे रहते हैं, वो ऐसे बड़बोले बयान देते हैं जिससे लोगों का ध्यान उधर जाए। भले ही इससे महापुरुषों की भावनाएं आहत हों, किसी समाज की भावनाएं आहत हो या किसी का अपमान हो। अभी संजय निषाद, आपने देखा होगा कि बिहार के चुनाव में लड़ने का ऐलान कर रहे थे और बीजेपी पर सीट देने का दबाव बना रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनको ऐसा ठेंगा दिखाया कि उनके इन बयानों को कोई तवज्जो नहीं दी। एक सीट नहीं दी बिहार में निषाद पार्टी को, जो ये कहते थे कि अब झौआ भय वोट पौआ भय न मिले। उनकी पार्टी को बीजेपी ने एक सीट नहीं दी बिहार में। यूपी में वो सहयोगी दल हैं और यहाँ पर वो मंत्री हैं, और बीजेपी ने दिखाया कि इन बड़बोले नेताओं के बगैर भी वो बिहार में अपने दम पर प्रचंड बहुमत की सरकार बना सकती है। आज उसके फैसले को लोग सही ठहरा रहे हैं। जिस प्रदेश में लोगों पर परिवारवादी पार्टी चलाने का आरोप लगता हो, वहीं पर संजय निषाद का एक बेटा विधायक है, एक बेटा पहले सांसद था, वो हार गया। परिवार रूपी कुनबा आगे बढ़ रहा है। समाज मछली मार के खाने वाला, नदी के किनारे रहने वाला, झोपड़ी में कच्ची शराब बनाने के आरोप झेलने वाला, वो कितना उत्थान कर पाया ये तो लोगों को नहीं पता, लेकिन अपने बयानों से मंत्री जी और उनके परिवार का काफ़ी उत्थान हुआ है और सियासत में वो एक चमकते सितारे की तरह फलक पर बैठे हैं। हालांकि इसके पीछे बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ रही है, चाहे हमारे आज़ादी के बलिदानियों के लिए भी अपमान की बात हो, चाहे महापुरुषों के लिए। सियासत का रूप ही ऐसा है
कि जो ताकत में होता है वो कुछ भी बोले सब सही है, उस पर कोई टोका टाकी नहीं होती है। जो कमज़ोर है उसके लिए सारे फंदे बने तैयार हैं, सारे मुकदमे लिखने के लिए लोग तैयार हैं। अब एक बहुत राजनीतिक गहमा गहमी की खबर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर इन दिनों काफ़ी हलचल तेज है। यूपी में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान अब किसी भी दिन हो सकता है और ये अधिकतम 14 दिसंबर तक जाएगा। इसके ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा देर अब लगने वाली नहीं है। जो जानकारी आ रही है उसमें ये पता चला है कि केंद्रीय नेतृत्व ने नाम लगभग तय कर लिया है और ऐलान होना बाकी है। वैसे भी हम लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी जातीय आधार पर कोई अध्यक्ष देगी, तय करेगी, इसका गुणागणित लगाया जा रहा है, ये बनेंगे नहीं तो वो बनेंगे। लेकिन भूपेंद्र चौधरी पिछले 3 साल से बीजेपी के अध्यक्ष हैं और अब उन्होंने भी ये बात मान ली है कि नया अध्यक्ष आने वाला है। तो गुणागणित जो चल रही है उसके इतर बीजेपी कोई चौंकाने वाला नाम दे सकती है, क्योंकि जिस प्रदेश में, जिस देश में वोट मोदी और योगी के नाम पर लिया जा रहा हो, वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष की जात का इस पर चर्चा कम होती है, थोड़े दिन की होती है। केंद्रीय नेतृत्व भी इन सब बातों को जानता है, इसीलिए वो बेफिक्र है। हर जात का वोट इकट्ठा करना बीजेपी की एक कोशिश रही है लगातार, तो वो कुछ ना कुछ जात आधारित काम तो करेगी ही। नया प्रदेश अध्यक्ष किस जाति का होगा इसको लेकर बहुत असमंजस नहीं है। बहुत साफ है कि बीजेपी इस समय जो फोकस कर रही है वो ओबीसी पे कर रही है और दलितों पे कर रही है। जानकार बताते हैं कि दिल्ली में इसको लेकर गृह मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष के बीच बैठक फाइनल हो चुकी है। अध्यक्ष की घोषणा बहुत जल्द कर दी जाएगी। लेकिन अब इसमें एक चौंकाने वाला नाम इन दिनों तेजी से उभरा है और ऐसा लगता है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में महिला के रूप में भी नया प्रदेश अध्यक्ष भेज सकती है और साध्वी निरंजन ज्योति का नाम उस रेस में इस समय सबसे आगे चल रहा है। भूपेंद्र चौधरी की जगह साध्वी निरंजन ज्योति का नाम इसलिए आया कि वो बिहार के अभी जो चुनाव हुए थे उसमें सह पर्यवेक्षक बनाकर भेजी गई थी। ऐसा लगता है कि बीजेपी महिलाओं का जो वोट मिला है बिहार में, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में भी आधी आबादी को ये संदेश देना चाहती है कि उनकी लीडरशिप भाजपा सबसे ज़्यादा उसको महत्व देती है। महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उत्तर प्रदेश में वो महिलाओं को अपनी ओर लाने की कोशिश कर सकती है और ये सभी राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा निपटना इससे। निरंजन ज्योति पहले केंद्रीय मंत्री रही हैं, सांसद रही हैं और इन दिनों वो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। उनकी तस्वीरें भी दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं के साथ आशीर्वाद लेते हुए लगातार आ रही है। लेकिन उससे पहले भी कुछ नाम हैं, जैसे बीएल वर्मा, दिनेश शर्मा सांसद हैं और विद्यासागर सोनकर। अगर बीजेपी दलित नेता की ओर किसी की जाएगी तो उसमें सबसे टॉप पर विद्यासागर सोनकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। ये फैसला अंतिम तौर पर नेतृत्व को लेना है, लेकिन अब नाम की गुंजाइश ज़्यादा बची नहीं है और ऐसा लगता है कि 1 सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा प्रदेश का, और जब अध्यक्ष मिलेगा तो फिर मंत्रिमंडल में भी बदलाव होगा। वैसे मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 14 दिसंबर से पहले ऐलान हो जाएगा, क्योंकि 14 के बाद खरमास लग जाएगा और बीजेपी बड़ी टोना टटका वाली पार्टी है, बड़ा मुहूर्त और दिन देख के काम करने वाली पार्टी है। इसलिए फिर 14 जनवरी खिचड़ी के बाद ही ऐलान हो पाएगा, फिर उससे पहले नाम नहीं आ पाएगा। पिछले साल अक्टूबर से खींच रहे हैं, कितना खींचोगे, अब दिसंबर में देना ही पड़ेगा। अब बात एक उत्तर प्रदेश के बहुत चर्चित आईएएस अफसर की, जो इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बात 1988 बैच के आईएएस अफसर रहे नवनीत सहगल की। नवनीत सहगल रिटायर हो गए हैं और उसके बाद वो भारत सरकार में प्रसार भारती के चेयरमैन बनाए गए थे। लेकिन
पिछले 2 तारीख को प्रसार भारती से अचानक से उनका इस्तीफा हो गया और 4 तारीख को उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। अभी 25 नवंबर को अयोध्या में जब प्रधानमंत्री आए थे, ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ था, तो नवनीत सहगल ने उस कार्यक्रम की कवरेज में बहुत शानदार भूमिका निभाई थी, दूरदर्शन का हेड होने के नाते, प्रसार भारती का चेयरमैन होने के नाते। नवनीत सहगल का इस्तीफा अचानक क्यों हुआ, जानबूझकर लिया गया, किसी आरोप में लिया गया, इसको लेकर बहुत सारी कहानियां सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में नवनीत सहगल को लेकर 2 तरह की धाराएं हमेशा रही हैं। एक चाटुकारिता की धारा रही और एक फाड़ूकारिता की धारा रही। बहुत सारे लोग उनके समर्थक हैं, बहुत सारे लोग नवनीत सहगल की कार्यशैली को सर्वोत्तम मानते रहे हैं। योगी सरकार में भी एक अपवाद रहा, वो थोड़े दिन योगी के बड़े करीबी रहे, लेकिन बाद में उनको वहाँ से विदाई करनी पड़ी, विदा हो गए। उससे पहले नवनीत सहगल चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हो, चाहे मायावती की सरकार रही हो, हर सरकार में बहुत महत्वपूर्ण पिलर के तौर पर रहे और कहा जाए कि सरकार के सबसे करीबी अफसरों में रहे वो। उनके पास सूचना प्रसारण जैसा मंत्रालय भी हमेशा रहता रहा है, जो मुख्यमंत्री के हमेशा निकट माना जाता है। सहगल को लोग लोकप्रियता का मास्टर कहते हैं और ये भी कहते हैं कि वो किसी भी सरकार में घुसने की क्षमता रखते हैं। यूपी से रिटायर होने के बाद वो दिल्ली में सीधे प्रसार भारती के चेयरमैन बना दिए गए थे। ये दर्शाता है कि उनका कनेक्शन हाई लेवल का था। सहगल सरल व्यक्ति की तरह नजर आते हैं। उन्होंने जिस भी विभाग में काम किया, पैसा चाहे जितना खर्चा हुआ हो, लेकिन काम सर्वोत्तम किया, लोकप्रियता भी हासिल की, उनके चाहने वालों की एक बहुत बड़ी संख्या है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उनकी सीधी दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन जब कोई आदमी बुलंदी पर होता है तो उसको गिराने के लिए विस्फोट भी उतने तगड़े किए जाते हैं। बुलंदी पर रहने वाले आदमी की हवाएं भी दुश्मन होती हैं, भले कोई कारण ना हो। तो सहगल को आप उसी रूप में देख सकते हैं कि सहगल प्रसिद्धि के नाते उनके बहुत सारे दुश्मन बन गए। पत्रकारिता के क्षेत्र में, उद्योग जगत में, हर जगह सहगल की अपनी एक मजबूत पकड़ रही और अपनी लोगों के साथ उनका एक तालमेल रहा। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनको प्रसार भारती से इस्तीफा देना पड़ा। वो देना नहीं चाहते थे, तो ये कहा जा सकता है कि उनको हटाया गया। दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी के गलियारे में उनके खिलाफ तमाम नकारात्मक खबरें भी चल रही हैं। कोई बड़ा आदमी जब ऊंचाई से गिरता है तो लोग उठाने के बजाय तालियां बजाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। इस प्रदेश में, इस देश में लाखों करोड़ों लोगों की अपनी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नवनीत सहगल मैनेजमेंट के एक माहिर अफसर हैं। उनसे कोई भी सरकार बहुत देर तक नाराज नहीं रह सकती है। उत्तर प्रदेश में तो वो एक्सप्रेसवे वाले अफसर कहलाए थे। वो देश में इतने बड़े पद पर आसीन हुए, उनसे अचानक से इस्तीफा ले लिया गया, ये कोई साधारण बात नहीं थी। और इसने लोगों को हैरत में डाला कि सहगल जैसे आदमी की जिसकी पहुंच पीएमओ तक हो, वो आदमी अचानक से कैसे ज़मीन पर आ गया। प्रसार भारती का चेयरमैन बनना कोई मामूली बात नहीं था। ये पद प्रधानमंत्री की इच्छा से ही मिलता है और उनके नाक कान कहने वाले लोग ही इन सब चीज़ों का निर्णय करते हैं। दिल्ली में उनकी जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही थी, उससे उनके दुश्मन भी ज़्यादा पैदा हो गए थे। उसी का नतीजा है कि उनके विरोधी उनको गिराने में कामयाब रहे हैं। बाकी जो कहानियां हैं वो देश की एजेंसियां इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ से रिटायर हुए यूपी के, जब से बीजेपी की सरकार आई है, लेकिन वो इकलौते व्यक्ति हैं जो दिल्ली में मोदी सरकार में लोकप्रियता हासिल की और महत्वपूर्ण पद प्रसार भारती पर बैठे। दुर्गा शंकर मिश्रा को तो पीएमओ का शैडो छाया कहा जाता था। उनको एक टाइम में कहा गया कि वो राज्यपाल बनेंगे, लेकिन आज तक उनको कहीं कोई जगह नहीं मिली। लेकिन सहगल चीफ सेक्रेटरी तो नहीं बने उत्तर प्रदेश में,
लेकिन दिल्ली में जाकर उन्होंने बड़ा पद हासिल किया। हर आदमी के अंदर 10-20 बुराइयां होती हैं, 150 अच्छाइयां भी होती हैं। नज़रिया किसका देखने का क्या है? सहगल ने दूरदर्शन में जो आमूल चूल परिवर्तन किए, जो वर्तमान ज़माने के प्राइवेट न्यूज़ चैनलों के साथ कंपटीशन कराया, जो दूरदर्शन को देखने के लायक बनाया, OTT प्लेटफॉर्म पर कई सारी स्कीमें लाए, वो शायद आज के पहले कोई अफसर नहीं कर पाया था, और यही उनकी कामयाबी है। और जो लोग काम करते हैं उन्हीं के काम में कमियां भी आप निकाल सकते हैं। बाकी उनको कोई बहुत बड़ा रिंग मास्टर कहे, बहुत बड़ा मैनेजर कहे, सेटर कहे, कुछ भी कहे, लेकिन अंतिम दिन काउंट हमेशा सिर्फ कामयाबी होती है। अब बात एक ऐसे खबर की जो उत्तर प्रदेश में सरकार के अफसरों की निरंकुशता का परिचायक बनी हुई है। ये दिखाती है खबर कि किस तरह से अफसर मनमानी कर रहे हैं और उनको रोकने के लिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई टोका टाकी नहीं हो रही है। आप ये कह सकते हैं कि एक अफसर के आगे इस समय सरकार बौनी नजर आ रही है, और वो अफसर हैं उत्तर प्रदेश में अपर मुख्य सचिव लेवल के बाबूलाल मीणा, BL मीणा। BL मीणा ने खुद को उत्तर प्रदेश का सबसे ईमानदार IAS अफसर घोषित कर रखा है, और वो सरकार के ऊपर हो गए हैं। वो सारे सरकार के फैसले खुद ही ले लेते हैं। वो ऐसे ऐसे आदेश करते हैं कि मुख्य सचिव और APC तक हैरान रह जाएं। मनोज कुमार सिंह वाला प्रकरण आपने सुना होगा, जब उनके खिलाफ रिकवरी का एक नोटिस की चर्चा चलने लगी थी कि वो पैसा गड़प हो गया, डूब गया। BL मीणा उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, जहां उन्होंने विभागीय अफसरों को चकरगिन्नी बना के रख दिया है। सरकार ने उनको पनिशमेंट के तौर पर उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण जैसे छोटे विभाग में तैनात किया, लेकिन यहां पर भी उन्होंने पूरा हिमालय सर पर उठा रखा है, तहलका मचा रखा है, कर्मचारियों का जीना हराम कर रखा है। उनकी सनक ऐसी हो गई है कि वो रोज आदेश जारी करते हैं और रोज उसको पलटते हैं। बात है प्रेरणा शर्मा की। प्रेरणा शर्मा 2014 बैच की एक IAS अफसर हैं, जो पहले हापुड़ की DM थी, वहां से वो उद्यान विभाग में विशेष सचिव बनकर आई थी। बाबूलाल मीणा ने सरकार को, नियुक्ति विभाग को एक चिट्ठी लिखी कि खाद्य प्रसंस्करण विभाग अलग विभाग है केंद्र में भी, इसलिए इसका निदेशालय अलग होना चाहिए, और वहां से अलग निदेशक के लिए आदेश करा लिया और प्रेरणा शर्मा को खाद्य प्रसंस्करण विभाग का नया निदेशक नियुक्त कर दिया। अधिकारों को लेकर 2 डायरेक्टर हो गए। पहले उद्यान डायरेक्टर ही होता था दोनों का, अब फिर उसमें तमाम वित्तीय स्थितियां गड़बड़ाने लगी। प्रेरणा शर्मा ने ACS को चिट्ठी लिखकर कार्य बंटवारे की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा, और जब ये चीजें नहीं सुधरी तो उन्होंने इस पद का त्याग कर दिया और लंबी छुट्टी पर चली गई हैं। और यहीं पर नई कहानी आई। बाबूलाल मीणा प्रेरणा शर्मा पर लगातार दबाव बनाते रहे और उनको काफ़ी कुछ भला बुरा कहा, काफ़ी तगड़ा झगड़ा हुआ, जिसके चलते महिला अधिकारी लंबी छुट्टी पर चली गई हैं और ये कहते हुए गई हैं कि वह इस विभाग में नहीं आएंगी, जब उनका तबादला हो जाएगा तभी वह अब आएंगी दोबारा। अलग निदेशालय बना दिया, अलग निदेशक नियुक्त कर दिया, निदेशक ने काम करने से मना कर दिया तो अब उनकी जगह एक डिप्टी डायरेक्टर को निदेशक बना दिया। डिप्टी डायरेक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए, तो अब बाबूलाल मीणा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के खुद ही निदेशक बन बैठे हैं। अपनी ही कलम से अब वो खुद ही निदेशक बने बैठे हैं। अब आप सोचिए, बाबूलाल मीणा इससे पहले महिलाओं से कई बार विवाद को लेकर चर्चा में रहे हैं। उनकी हरकतें सरकार को पता हैं, अफसरों को पता है, वो विवाद खड़ा करने माहिर हैं। उनके लिए जब वो तैनात थे समाज कल्याण में तो विधानसभा के सामने आंदोलन हुआ था, कर्मचारियों ने ही किया था, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई सीधी कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा क्यों है, कौन बचाता है, ये सरकार जाने, उसकी क्या मजबूरी है। लेकिन प्रेरणा शर्मा ने साफ कर दिया कि वो त्रिशंकु बन के निदेशक के पद पे काम नहीं करेंगी।
बीएल मीना महिला अफसरों के मामले में कई बार घिरे हैं। उनकी बदनामी पूरे प्रदेश में हो चुकी है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। जैसे एक आदमी की पर सनक हावी हो जाती है, वो उसी तरह के अफसर बनकर रह गए हैं। अब वो उस विभाग में 2 डायरेक्टर बना रहे हैं, नई नौटंकी चालू कर रखी है। वो रोज नए नए आदेश जारी करते हैं। इतना सब कुछ शासन स्तर पर हो रहा है, नीचे गड्ढ मड्ढ बवाल महिला अफसरों को लेके, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। हर काम जब तक मुख्यमंत्री की नज़र में नहीं आता है, कोई एक्शन नहीं होता है। ऐसा कब तक चलेगा, क्यों चलेगा, और आखिर सरकार की क्या मजबूरी है कि बीएल मीना जैसे अफसरों को किसी विभाग में ही रखा जाए। चर्चा उनकी कार्यशैली की, महिलाओं के साथ उनके झगड़े की, उनके रोज रोज नए नए फरमानों की होती है। क्या सरकार को ऐसे अफसरों का विवाद पसंद है? ये एक बहुत बड़ा सवाल बनकर रह गया है। फिलहाल उनकी मनमानियां जारी हैं, उन पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है। लेकिन हर अफसर को इस बात को जानना होगा कि उसकी एक सीमा है। वो स्वयंभू नहीं है, उस पर एक अंकुश है। वो थोड़ी देर के लिए अपने पद, ताकत और रुतबे का इस्तेमाल करके नीचे वालों को दबा ले, मुंह बंद करा ले, लेकिन एक न एक दिन फंदे में उसको आना है। आज के पावर सेंटर में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको ये बता दूं कि जो लोग बहुत बड़े पद पर हैं, ताकत में हैं, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, सबसे बड़ा ज्ञानी समझते हैं, दूसरों को हीन समझते हैं, नालायक समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, उनको ये भ्रम कतई नहीं रखना चाहिए कि वो इसकी आड़ में कोई मनमानी करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, किसी का शोषण करेंगे। और आज की ये लाइनें ऐसे ही लोगों के लिए हैं। तो सुनिएगा कि जो इंसान कहलाने के लायक नहीं, कुछ लोग उन्हें भगवान कहते हैं, और असलियत में लूट है, लोग तो उसे दान कहते हैं। और नौकरी में इस कदर पागल हैं लोग कि उनके गुनाहों को भी गुणगान कहते हैं। नमस्कार।